नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने अति संवेदनशील 51 परिवारों के पुनर्वास को दी मंजूरी। प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन को लेकर सरकार हुई गंभीर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए निर्देश, बिजली चोरी रोकने को शहरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। विद्युत लाइन लॉस में कमी आने को प्रभावी कदम उठाने पर जोर। उत्तराखंड सिंचाई नहर बनाने में करोड़ों की गड़बड़ी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए जांच का आदेश। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। चमोली में आई जल प्रलय के बाद अब तक बरामद किए गए 36 शव, 168 लोग अभी तक लापता। 15 मानव अंगों के डीएनए सैंपल रखे जाएंगे सुरक्षित। चमोली आपदा का गहरा असर। 13 गांवों का मुख्यालयों से कटा संपर्क। अपने गांव में ही कैद होकर रह गए नीति घाटी के 360 परिवार। कुंभ मेले को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। अधिसूचना पर 2 दिन में होगा निर्णय। कोविड काल में आयोजित कुंभ मेले की अवधि हो सकती है कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे। वन विभाग के मंथन पर सभागार पहुंचे हैं सीएम। वन अग्नि प्रबंध कमेटी का बैठक की है। वनों को अग्नि से बचाने हेतु बैठक चल रही है चर्चा। इस दौरान वन विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन अग्नि प्रबंधन की चल रही है बैठक। वनों को अग्नि बचाने हेतु बैठक चल रही है। इस दौरान वन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। वन विभाग के मंथन सभागार पहुंचे सीएम। वनों को अग्नि से बचाने हेतु कर रहे हैं बैठक। इस दौरान वन विभाग के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून से बड़ी खबर। वन विभाग के मंथन सभागार पहुंचे पीएम, माफ करिएगा सीएम। वन विभाग अग्नि प्रबंधन की बैठक में किया प्रतिभाग। उत्तराखंड आपदा में राहत और बचाव कार्य जारी है। सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के चलते कुंभ के समय लग रहा है। कुंभ, कोरोना और आई हुई आपदा समेत सरकार के सामने कई चुनौती है, पर सरकार इनसे निपटने में सक्षम है। और गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का शुरू से ही पहाड़ों में विकास करना प्राथमिकता रही है। सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हमारे साथ है। सर, जिस तरह राष्ट्रीय आपदा आई, अभी भी लोग अपनों का इंतजार कर रहे हैं, कब तक उम्मीद है काम पूरा होने? देखिए, चूंकि विषम परिस्थिति रहती है इस तरह की आपदा में, और इस समय आप देखेंगे कि लगभग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, ये सब लोग पूरी तरह लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में इस समय काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से काम करने में जो कठिनाई आ रही होंगी, उस सब को भी फेस करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर एक जो जरूरी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। एक तरफ उत्तराखंड में आपदा, दूसरी तरफ कुंभ, लगता है सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, चुनौती तो रहती है। कुंभ है, आपदा भी है, कोविड भी है, ये सारी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती के बीच में ही सारे काम करने की बात है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से हिमालय के साथ छेड़खानी की जा रही है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, क्या लगता है आप जो विकास कार्य हो रहे हैं पहाड़ों पे, उनकी भी समीक्षा करने की जरूरत है? क्योंकि लगातार उत्तराखंड कई बार इस तरह की घटनाओं की चपेट में आ चुका है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ राज्य है। चाइना से बहुत बड़ी लंबाई में सीमा जुड़ी हुई है, नेपाल से जुड़ी हुई है। एक तरफ हम लोग चर्चा करते हैं कि चाइना सीमा तक सड़क भी बना ली है, रेलवे भी आ गई है। दूसरी तरफ हम लोग अपनी सीमा को लेकर और कहीं ना कहीं रहता है कि वहाँ भी सड़क पहुँचे, पलायन भी रुके, हम मजबूती के साथ सामरिक महत्व की सारी चीज़ें पूरी करें, वहाँ खड़े रहें। ये सब चुनौती है। तो इन चुनौती के बीच में से दोनों चीज़ों में सामंजस्य बिठाकर काम करने की आवश्यकता रहती है। पर्यावरण की रक्षा भी ठीक से हो जाए, जो उत्तराखंड राज्य भली भांति कर रहा है। पूरे राज्य में
71% हमारे पास ग्लेशियर है, नदी है, वन है। 29% में हमारा सारी चीज़ें, खेती भी है, रहने के लिए कस्बे भी हैं, गांव भी है, शहर भी है, सब उसी में है। तो इस प्रकार से 71% जो वन या पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारे ग्लेशियर, नदी और नाले हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भी उत्तराखंड राज्य कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। पहाड़ों के भी विकास की आप लगातार बात करते हैं। गैरसैंण में इस बार का बजट सत्र, आने वाले दिनों में चुनाव, किस तरह से देखा जाए? हम लोगों ने गैरसैंण जो एक लोगों की भावना थी और हमारी सरकार का मैनिफेस्टो भी था, एजेंडा भी था, उसके अनुरूप हमने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है। और अब चूंकि घोषित करने के बाद 25,000 करोड़ का भारी भरकम बजट अगले कुछ वर्षों में खर्च किया जाना है। और इसके साथ साथ जो एक हमारा पूरा सत्र, खासतौर पर बजट सत्र, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी में होना है, तो इसकी पूरी तैयारी हमारी है। थैंक यू। तो ये थे मदन कौशिक, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि विपरीत परिस्थितियां होती है, चुनौतियां सरकार के सामने जरूर होती है, लेकिन लगातार उनसे लड़ने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। खाटिमा के खेतल सांडा मुस्तफाजर गांव में पंचायत के ग्रामीणों ने क्षेत्र में 500 मीटर संपर्क मार्ग पर डामरीकरण न होने पर तहसील खाटिमा में प्रदर्शन किया। वहीं सड़क निर्माण की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा 2 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जबकि विभाग ने सड़क के बीच 500 मीटर बिना सड़क निर्माण करे ही छोड़ दिया था। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो समस्त ग्राम पंचायत आंदोलन को बाध्य होगा। वो रोड 2 किलोमीटर का पैसा उसका सेंक्शन हो चुका है। 1500 मीटर रोड बनने के बाद वो काम वहाँ पर जो है 500 मीटर का रोक दिया गया है। क्या कारण है कि वहाँ पर काम रोका गया है? पैसा सेंक्शन होने के बावजूद भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। दुख तकलीफ हो या किसी भी चीज़ का आना जाना हो तो वहाँ पर लोग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ पर उठानी पड़ रही है। और अगर किसी से वहाँ पूछा जाए तो कोई वन विभाग की बात कर देता है, कोई राजस्व की बात कर देता है, कोई भी मामले को अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर जो हमारी खेतल सांडा मुस्तफाजर की प्रधान है सुनीता देवी, उनके नेतृत्व में यहाँ सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हमने एसडीएम को वो रोड बनाने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि तत्काल प्रभाव से वो रोड बनाई जाए। और हमने ये भी मैडम को बताया कि उसका पैसा सेंक्शन होने के बाद भी ऐसा क्या मामला है कि वो रोड नहीं बन रही है। और इसी बीच चमोली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर चमोली से आ रही है। क्या कारण हो सकता है भीषण त्रासदी के पीछे? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं देवी आपदा। कुछ लोग सिलेंडर दबने को मान रहे हैं कारण। फिलहाल तेजी से चल रहा है राहत बचाव का कार्य। बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं। त्रासदी से जुड़ी बड़ी खबर। क्या कारण हो सकता है भीषण त्रासदी का? स्थानीय लोग बता रहे हैं दैवी आपदा। कुछ लोग सिलेंडर दबने को मान रहे हैं कारण। फिलहाल तेजी से चल रहा है राहत बचाव का कार्य। आपको बता दें अब तक तूफान टनल से 38 लोगों की शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी 137 लोग लापता हैं। पिछले इतवार को बीते दिनों बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में ग्लेशियर फटने की टूटने की वजह से 2 नदियों में उफान आ गया था, जिसमें लगभग 10 से 12 गांव बह गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चमोली संवाददाता अनिल राणा जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कारण बताया जा रहा है? स्थानीय लोग दैवी आपदा बता रहे हैं इसे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ये घटना हुई है, इस घटना का कुछ लोग हमने बात करी यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो उनके पौराणिक मंदिर थे वो टूटा है, उसको निर्माण कार्य के दौरान भी वो तोड़ा गया है। भले ही कंपनी ने उसको दोबारा से बनाया है, लेकिन देवीय कारण भी इस मंदिर को मैंने मंदिर के टूटने का भी एक देवीय कारण हो सकता है कि यहाँ पे जो इस तरह की त्रासदी आई। क्योंकि पूर्व में भी जब ये केदारनाथ आपदा आई थी तो लोगों ने कहा था कि धारी देवी जो मंदिर है, धारी देवी मंदिर में क्षति पहुंची है, इस वजह से केदारनाथ आपदा आई। तो इसी प्रसंग में इसको जोड़ा गया है कि मंदिर यहाँ पे जो लाटू देवता का मंदिर है, इनका काली माँ का मंदिर है, यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य के दौरान उस समय पूर्व में क्षति पहुंची थी। तो इसलिए भी संभावना जताई जा रही है लोगों के द्वारा, ग्रामीण के द्वारा, कि हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो। जी
बिल्कुल अनिल, आप बता रहे जिस तरह से केदारनाथ आपदा में भी मंदिर के टूटने के बाद या मंदिर को वहां से हटाने के बाद जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद ये आपदा आती है। कुछ लोग कह रहे हैं सिलेंडर को दबाने की वजह से ये हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, हरियाली को नष्ट किया जा रहा है, और जो वहां पर विकास का काम चल रहा है ये भी एक रोड़ा है जिस वजह से ग्लेशियर टूटा है और इतनी बड़ी त्रासदी आई है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कई तरह के आप ये लगा लीजिए कि आप जब हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों पे यहाँ पे स्थानीय लोगों पे आप बीती गुजरी है, तो वो कह रहे हैं हमसे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व में यहाँ पे क्योंकि ये सीमा भी है तो यहाँ पे हो सकता है पूर्व में 62 की चाइना से लड़ाई के बाद भी यहाँ पे यूरेनियम का कोई सिलेंडर गया था और तेज तूफान के बाद वो सिलेंडर शायद वहां दब गए, और हो सकता है कारण कि वो सिलेंडर से कुछ इस तरह का रिसाव हुआ हो या कोई गैस निकली हो जिस वजह से इस तरह की घटना यहाँ पे हुई है। और सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे जान खोई। लगातार हमने कल ही यहाँ पे जो यहाँ के पूर्व कैबिनेट मंत्री है, वो स्थानीय जो नागरिक है, उनसे भी पूछा हमने, तो उन्होंने कहा कि हमने भी यही लोगों से सुना है, पुराने लोगों से सुना है कि कोई यूरेनियम का सिलेंडर है, वो यहाँ पे छूटा था, उसको दोबारा निकालने की कोशिश किया पर वो मिला नहीं दोबारा, तो ये भी कारण हो सकता है। वहीं हमने स्थानीय जो भाजपा के टीका प्रसाद मैकुरी है, जो धर्म और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को देखते हैं, उनसे भी पूछे तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि धार्मिक कारण भी यहाँ पे, क्योंकि धर्म पे पहाड़ी लोगों का ज्यादा आस्था है यहाँ, क्योंकि ये देवीय भूमि है, बद्रीनाथ की भूमि है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए नंदा देवी की भूमि है, तो इस वजह से भी कुछ लोग देवीय कारण से ये भी इस आपदा को जोड़ रहे हैं। जी अनिल, देवी आपदा से जोड़ रहे हैं, उसका क्या कारण है? यहाँ पर क्या जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, क्या वहां पे किसी मंदिर को हानि पहुंचाई गई है या किसी मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है? पूर्व में जैसे कि हमने भी स्थानीय लोगों से बात की है, तो पूर्व में भी एक मंदिर का निर्माण के दौरान यहाँ पे हटाया गया था, तो उसको लेकर के भी स्थानीय जो निवासी थे उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। लगातार धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे, कंपनी का विरोध भी वो कर रहे थे कि आप हमारे मंदिर को न तोड़े, तो इसको लेकर के जन आंदोलन भी पूर्व में चला था। तो लगातार इस तरह की घटनाएं होने के पीछे भी यहाँ के स्थानीय लोग देवीय कारण भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, अभी राहत बचाव का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। टनल की अगर बात की जाए तो वहां पर लगभग 35 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 5 लोग कल रात में निकाले, कल पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। अभी टनल के क्या हालात हैं? क्या अभी और लोग वहां से निकाले गए हैं? अभी भी 137 लोग लापता हैं। निचले गांव की अगर बात की जाए तो 360 परिवारों से संपर्क टूट गया है। अभी क्या क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर रेस्क्यू में? रेस्क्यू के दौरान जो हमारी हिमवेयर है, एनडीआरएफ की जो टीम है, आईटीबीपी की टीम है, साथ ही जो बीआरओ की टीम है, बीआरओ आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल यहाँ कहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जो मूल गांव जो वहाँ जो आपदा से पीड़ित हैं उन गांवों पे राशन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, सड़क जो वहाँ की टूट गई है, जो पुल बहा है, सबसे पहले उसमें बीआरओ की जो टीम वो लगातार हमने देखा कि उनके करीबन 150 से ज्यादा मजदूर वहाँ लगे हुए हैं, और लगातार उनके जो चीफ भी हैं उस मुहाने पे खुद स्वयं बैठे हुए हैं, और आईटीबीपी की जो बिल्कुल अनिल, बड़ी बात आप कर रहे हैं। जिस तरह से बीआरओ की टीम को लगाया गया है राशन बांटने के लिए, कल मैं भी देख रहा था ये चीज कि जिस तरह से राशन बांटने के लिए लगाया गया है उन्हें, लेकिन एक चीज और है कि अगर बात की जाए कि बीआरओ, एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है अभी भी टनल में 200 से 300 लोग फंसे हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। जो हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से यहाँ पे करीबन 35 लोगों के फंसे होने की संभावना है, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा भी हो। और लगातार वहाँ पे प्रशासन की टीम, आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है, और स्थानीय पुलिस की टीम, जिला प्रशासन की टीम लगातार बनी हुई। भले ही स्थानीय लोगों में इसको लेकर के नाराजगी हो, क्योंकि उनके परिजन लोगों ने खोए हैं, अभी भी बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं, अन्य राज्यों से भी कुछ लोग आए हुए हैं, हिमाचल से आए हुए हैं। हमने बात की तो उनका कहना था कि हमारे जब तक परिजन नहीं मिल सकते तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे, बने रहेंगे। और प्रशासन के खिलाफ कुछ गुस्सा भी यहाँ पे दिखाया दिया। कल आपने देखा होगा कि राज्यपाल के सामने भी कुछ परिजन गए, उनका कहना था कि हमारे जब तक परिजन नहीं मिलते तब तक हम किस मुंह से वापस जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पे जो गांव प्रभावित है वहाँ राशन बांट रहा है, और बीआरओ की जो टीम है वो पुल और सड़क का निर्माण कर रही है, और हिमवीर, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम, सेना के जवान और पुलिस की टीम वहाँ राहत बचाव कार्य में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, पुलिस अपना काम कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपना काम कर रही है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है कि टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं वो जीवित हैं या नहीं।
ये आपदा जो आई ये किसकी वजह से आई? या तो लोग, जो कुछ लोग पुराने लोग कह रहे हैं वो सिलेंडर जो गायब हो गया था चीन के से युद्ध के बाद या उससे बाद के, वो सिलेंडर दूसरा अभी तक नहीं मिला है, खोजने की कोशिश की तो नहीं मिला, उसमें विस्फोट या उसके रिसाव के चक्कर में ग्लेशियर फटा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग देवी आपदा भी से मान रहे हैं। देवी आपदा इसलिए मान रहे हैं कि कुछ मंदिरों के विकास कार्य के बीच में आए तो उन्हें हटाया गया वहां से, उन्हें तोड़ा भी गया। तो अलग अलग मायने हैं अनिल। अगर आप स्थानीय लोगों से आप रोज मिल रहे होंगे, रोज बात कर रहे होंगे, तो उनके भी कुछ, जैसे ये लोग और भी स्थानीय कह रहे हैं, कुछ स्थानीयों का ये भी कहना होगा कि विकास कार्य के साथ जो हम लोग पेड़ पौधों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्लेशियर में कोई बड़ी साजिश है, तभी ये ग्लेशियर इतनी जल्दी टूटा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर समय रहते ही बीच बीच में, अगर जैसे देहरादून में वाडिया संस्थान है, अगर उसी तरह अगर चमोली जिले में भी इस तरह का बड़ा संस्थान खुले अन्य राज्यों के मुकाबले, जैसे सुनने में आया है कि हिमाचल में है या जम्मू में है, ग्लेशियर के नजदीक इस तरह के संस्थान खुले, जो कि इस तरह के आपको पूर्व में बता देते हैं कि क्या कुछ असर ग्लेशियर पे पड़ रहा है, पिघलने की संभावना बन रही है, क्या कुछ संभावना यहाँ हो सकती है भविष्य में, किस तरह से कब पानी का रिसाव किस मात्रा में ज्यादा बढ़ेगा। तो इसको लेकर के भी अगर इस तरह का यहाँ पे संस्थान खुलता है जो लोगों को पहले से सचेत कर दे, तो काफी कुछ हद तक ये दुर्घटना की जो संभावना बनी है इसको कम किया जा सकता था। लगातार जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्थानीय लोगों की मांग भी ये रही है कि इस तरह का संस्थान यहाँ पे खुलना चाहिए। जी बिल्कुल, संस्थान खोलना चाहिए जो मॉनिटरिंग करता रहे। बिल्कुल सही बात कही आपने अनिल, कि स्थानीय लोगों की मांग भी है ये कि एक संस्थान खोलना चाहिए जो ग्लेशियर के आसपास के एरियाओं का जो ग्रीन बेल्ट होती है, जो ग्रीनरी होती है, उन पर ध्यान एक रखे और समय समय पर वहां पर एक दौरा करते रहे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई आपदा, इस तरह की आपदा पे अब रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से आपदा हुई, लगभग 360 परिवार अभी भी हमारे फंसे हैं, जिनका मुख्यालय संपर्क तक टूट गया है, वो फंसे हैं। बीआरओ की टीम वहां राशन दे रही है, कहीं कहीं रास्ते पूरे तबाह हो गए हैं, 3-3 पुल टूट गए हैं। अगर बात की जाए, सीमा से बिल्कुल सटा हुआ वो गांव है। और आपको अनिल रोकना चाहेंगे इसी बीच चमोली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहा है। कुछ लोग सिलेंडर दबने का मान रहे हैं कारण। फिलहाल तेजी से चल रहा है राहत बचाव का कार्य। बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं। तो बड़ी खबर चमोली से आपको बता रहे, 36 शव हो चुके हैं बरामद। कुल लापता 204 लोगों में 168 लापता। 36 शवों में 10 लोगों की पहचान हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, डीजीपी अशोक कुमार ने दी है जानकारी। तो बड़ी खबर बता रहे, इसी खबर में हमारे साथ अनिल राणा जुड़े हुए हैं। अनिल, एक और शव निकाल लिया गया, अब 36 शव हो गए हैं और 10 शवों की पहचान हो चुकी है। अभी भी 26 शव किनके हैं ये पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर इतने पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, इतने विकास कार्य तेजी से चल रहा था कि यहां पर बीच बीच में अगर बात की जाए तो काफी प्रोजेक्ट थे जहां पे बाहर से मजदूर आए थे। वो बिहार के थे, वो उत्तर प्रदेश के थे, वो और भी राज्यों से थे जो जहां पे मजदूर पहुंचे थे। लगभग लखीमपुर की अगर बात की जाए तो 60 मजदूर वहां के थे। तो कहीं ना कहीं जो टनल के अंदर काम चल रहा था या जो मेगा पावर प्लांट का काम चल रहा था, वहां के मजदूर भी अभी लापता हैं, किसी का फोन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि कुंभ भी होने वाला है और इतनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में आ गई है। मजदूर हैं बाहरी, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ आप ये लगा लीजिए अन्य लापता होने की संभावना है। उनके परिजन भी आए हुए हैं, परिजनों का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि हम किस मौत से वापस जाए बिना अपने परिजनों को लेकर के। वो घर से आए हुए थे जॉब करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए अन्य राज्यों से। तो उनका यहाँ पे साफ कहना है कि जब तक हमारे परिजन हमें नहीं मिलते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। प्रशासन से वो अपनी गुहार लगातार लगा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो ये डैम है, ये एक छोटा सा आप ये लगा लीजिए टनल यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था। ये इस तरह की अगर यहाँ पे पहाड़ों में अगर पावर प्रोजेक्ट न लगे तो स्थानीय लोगों को ये विकास के लिए भी आवश्यक है, इससे रोजगार भी यहाँ पे मिलता है। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं है ये भी प्रश्न खड़ा करती है कि किस तरह विकास के नाम पे किस तरह मनुष्यों की यहाँ पे जान से हाथ धोना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं अनिल। जिस तरह से अगर विकास के नाम पर अगर ऐसी आपदा होने के बाद कोई उनका रखरखाव ना हो, कोई बचाव कार्य ना हो, इससे पहले भी कई बार खबरें दिखाई जा चुकी हैं। हम लोग खबरें पढ़ते हैं, दिखाते हैं, तो हम लोग को लगता है कि वहां पर भयंकर ठंड में अगर बात की जाए तो बगैर
सेफ्टी के स्वेटर तक नहीं है, उनको एक हल्का सा चौपाल बना के दे दिए, उसी के अंदर 8 से 10 मजदूर रह रहे हैं। वही कारण है, मेगा वार्ड के जितने ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पर मजदूरों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता है। और आज जब आपदा आ गई तो सबको उनका ध्यान आया है। सबकी बात अगर की जाए उसमें, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन अब सबको ध्यान आया कि वो मजदूर भी थे, उनको भी ढूंढना होगा, उनका भी पता लगाना होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती सबकी है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि विकास के नाम के साथ विनाश भी जुड़ा हुआ है। भले ही लोगों ने यहाँ पे कितने कुर्बानियां दी हो, सड़क का भी आप देख लीजिए कि सड़कों का निर्माण कार्य जो कि कोर्ट में अभी विचाराधीन चल रहा है कि सड़कों का किस तरह से यहाँ पे विस्तारीकरण किया जाए, चौड़ीकरण किया जाए। लगातार आंदोलन हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें सड़क मार्ग अच्छा चाहिए, जिसके कारण हम समय पे राजधानी पहुंच सके, अच्छे इलाज के लिए शहरों को जा सके। जिसके न होने के कारण यहाँ से आप ये लगा लीजिए देहरादून का बिल्कुल कहीं ना कहीं अब लोगों की मांग भी है कि हमें अच्छा अस्पताल मिले, अच्छी सड़कें मिले। तो उसी का है, विकास के साथ विनाश। आपने बिल्कुल सही लाइन बताई कि विकास अगर साथ में तो विनाश उसके पीछे लगा होता है। अगर विकास सही दिशा में हो रहा है तो ठीक है, वरना ये आपदा ऐसी आती रहेगी। फिलहाल के न्यूज अपनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल, तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे थे, जहां डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी दी है कि अब तक 36 शव निकाले जा चुके हैं और उनमें 10 शवों की पहचान हो गई है। लापता 204 लोगों में 36 शव निकाले जा चुके हैं, अभी भी 168 लोग लापता हैं। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे थे, जहां कुछ लोगों ने इसका सिलेंडर दबने की बात कही है, तो कुछ लोगों ने बताया है कि दैवीय आपदा की विकास कार्य में जो मंदिरों को हटाया गया या तोड़ा गया, ये उसकी वजह से यह आपदा आई है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, 36 शवों में से 10 शव पहचान लिए गए। डीजीपी अशोक कुमार ने दी है इसकी जानकारी। चमोली में आई त्रासदी के बाद से लगातार वहां राहत बचाव के काम जारी है। आईटीबीपी के डीआईजी का कहना है कि उनके साथ सभी टीमें एकजुट होकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बीआरओ चीफ आशु सिंह राठौर का कहना है कि इस घटना में जो पुल बहा था उसके कारण 13 गांव संपर्क मार्ग टूट गया था, उसका बनाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। तपोवन में गैर व भूस्खलन के लिए ट्रॉली का सामना ले जाना शुरू कर दिया गया है। वहीं आपदा में जो शव बरामद हुए तो उनमें से 11 शवों की कल अनश्ची भी की गई है। लाया जा रहा है, किसी में रेता लाया जा रहा है, किसी में बेली मार्च लाए जा रहे हैं और मशीनें इतनी लगी हुई है हमारी दोनों साइड से अबटमेंट तैयार करने के लिए। कम से कम 15-20 मशीनें आज की तारीख में काम कर रही है। एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस किया जा रहा है और आप देख सकते हैं इससे आगे वो पूरा दलदल है, पूरा स्लशी और वो है, काफ़ी रिस्की है और डेंजरस है आगे जाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।